हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रिवीजन चैप्टर सॉल्यूशंस क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस फॉर नीट। क्लास 12 का पहला फिजिकल चैप्टर सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है। तो इसमें मेनली कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और फर्स्ट एनसीईआरटी के पेज में जो फर्स्ट पेज है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन हैं जो कभी कभी नीट में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि brass is a mixture of copper and zinc, German silver is a mixture of copper zinc nickel, फिर 1 ppm of fluoride and provide prevents tooth decay, ये सब पूछे जाते हैं। फिर 1.5 ppm of fluoride and causes mottling of tooth। ये बहुत ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आंसर्स हो जाते हैं। तो इसके लिए बस थोड़ी सी जानकारी होने से ही सब चीज़ की तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं उस चीज़ से। तो ये सॉल्यूशन का रिवीजन चैप्टर होगा। तो हम लोग इसमें सॉल्यूशंस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जो 50 to 70% चांस है कि नीट में वो डायरेक्टली आ जाए। सो हम पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे हम लोग। सॉरी, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं वही कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट्स को नीट के पहले बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इन पॉइंट्स को लर्न करके ही जाना है। पहला पॉइंट आता है हमारा ब्रास। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ, हम सभी को पता है, लेकिन नीट के समय इतना प्रेशर में हम लोग भूल जाते हैं। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है। फिर सेकंड में आता है जर्मन सिल्वर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है नीट में। आप जेई में भी आ चुका है जर्मन सिल्वर का मिक्सचर, सोचिए आप। तो नीट में तो आने के चांसेस ही है। और 2026 में नीट में बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेई मेंस से क्वेश्चन भी उठा के नीट में दे दिया गया है। तो जर्मन सिल्वर का कॉम्पोजिशन है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ये है जर्मन सिल्वर का कॉम्पोजिशन। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ब्रोंज। ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ, सभी को पता है, कॉपर प्लस टीन, जो कि एसन से लिखा जाता है। चौथा पॉइंट थोड़ा सा अटपटा है। हम लोग अभी फ्लोराइड आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फ्लोराइड आयन आप लोग को पता है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोराइड एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है। तो फ्लोराइड आयन बहुत सारी चीज़ें कॉज करता है। डेली लाइफ में भी फ्लोराइड आयन का यूज़ हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन होता है बहुत जगह। तो 1 ppm, 1 parts per million ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन प्रिवेंट्स क्या, टूथ डिके। ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग चाहे तो इससे स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। हाँ ठीक है, आपने लगा लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आता है 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन कॉज। देखिए, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन प्रिवेंट करता है टूथ डिके को, और 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन कॉज करता है मोटलिंग ऑफ टूथ। मतलब टूथ को डैमेज करता है, बस मोटलिंग ऑफ टूथ। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, ये रिवीजन चैप्टर है तो जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे हम लोग। सिक्स्थ पॉइंट, तो एनसीईआरटी के कुछ पैराग्राफ में, पहले पेज के पैराग्राफ में
सोडियम फ्लोराइड के बारे में लिखा है NF के बारे में लिखा है कि ये यूज्ड इन रैट पॉइजन, यूज़ किया जाता है रैट पॉइजन में, ठीक है, रैट पॉइजन। 7th पॉइंट, तो उसके बाद लिखा है बहुत सारे आप लोग को सॉल्यूशंस के बारे में दिया होगा, गैसियस सॉल्यूशन, फिर सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, तो वो चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ अभी वो चार्ट आप लोग उस चार्ट को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस इनटू गैस, ये किस चीज़, इसके सल्यूट कौन है? सल्यूट है क्लोरोफॉर्म सल्यूट, और सल्यूट जो कि ये लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट है वो गैस है। आप सोच रहे हैं क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, और ये तो फिर एक गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि हाइड्रोजन पलाडियम, हाइड्रोजन प्लस पलाडियम, ये है सॉलिड सॉल्यूशन, ये सॉलिड है, सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, और ये है गैस सॉल्यूट, ये एक्चुअल सॉलिड गैस सॉल्यूशन, ठीक है। तो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। 35%, 35%, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। C2H6O2 इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2, इथिलीन ग्लाइकॉल, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। इज़ यूज्ड इन पता ही होगा आपको, एंड यूज्ड इन एज एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज इन कार्स, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट, बहुत ही गंदा हैंडराइटिंग हो गया है हमारा, लेकिन आप कंटेंट को समझिए ना कि हैंडराइटिंग को, ठीक है। और ये टेम्परेचर भी इसके लिए डिफाइंड है, जो कि -17.6 डिग्री सेल्सियस है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ यूनिट्स पे आते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 10, कॉमनली यूज्ड यूनिट्स इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन, कॉमन यूनिट यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज वेट बाय वॉल्यूम। मास परसेंटेज, आप सभी को पता है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो अभी बता देते हैं। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मास से लिंक्ड होना चाहिए, तो वेट, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट बाई वेट ऑफ सल्यूशन, वेट सल्यूशन इंटू 100%। बस इतना चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि वेट ऑफ सल्यूट होगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, क्योंकि मास परसेंटेज है तो 100% टू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड्स, बहुत ही आसान सा चीज़ है ये, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं।
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी वेट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100%, ठीक है। और पीपीएम, कुछ बच्चों का डाउट होता है पीपीएम में ठीक है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में 10⁶ आता है। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वेट मास ऑफ कंपाउंड ए मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास टोटल इनटू 10⁶ करना है, ठीक है, इंटू 10⁶ होना चाहिए पीपीएम में। और एक होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन भी होता है, उसमें 10⁹ किया जाता है, शायद मुझे इतना याद है वो 10⁹ ही होगा, ठीक है। इसमें मोलैलिटी जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आते हैं वो सब भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं दिखा रहे क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। तो हम लोग डायरेक्टली अब सॉल्युबिलिटी में चलते हैं। सॉल्युबिलिटी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन एक तो आ ही जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, नीट में, जेई में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। बहुत ही फेमस रिलेशन है, सभी को पता है, हेनरीज लॉ के ऊपर। हेनरीज लॉ, इसमें हेनरीज लॉ क्या बोलता है, हेनरीज लॉ यही बोलता है, क्या बोलता है हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ यही बोलता है कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो प्रेशर इक्वल्स टू केएच हेनरीज कांस्टेंट इनटू एक्स जो कि अपना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर ये कुछ टीचर्स हैं ना जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि सॉल्युबिलिटी और केएच अगर क्या रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी और केएच में क्या रिलेशन है। ये हेनरीज लॉ में तो हम लोग को पता चला है कि प्रेशर और केएच या फिर एक्स में क्या रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी और केएच में क्या रिलेशन है। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ता है, किसी कंपाउंड का सॉल्युबल होना एक सॉल्वेंट में, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है या फिर सॉल्युबिलिटी डिफाइन है किसी कंपाउंड के लिए, तो उसके साथ अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो के एच हमेशा घटेगा। इसमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की कोई भी बात नहीं आती है, सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगा तभी जब के एच घटेगा। इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। दस और एक प्रश्न भी आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का सॉल्युबिलिटी जो होता है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद प्रेशर इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी गैस के लिए, सिर्फ गैस के लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है प्रेशर के साथ, ठीक है। तो इतना तक आप पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा स्पीड अप करते हैं। तो हम लोग यहीं पर थोड़े से और जो टिपिकल फॉर्मूलेज हैं, मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थ्योरी के लिए होते हैं, जैसे कि इसमें एक चीज़ पढ़ाया गया एनॉक्सिया, फिर बेंट्स डिजीज़, वही होता है एनॉक्सिया बेंट्स डिजीज, सेम टाइप के होते हैं। और फिर हम लोग को पढ़ाया जाता है राउल्ट्स लॉ असल में राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ अभी कर लेते हैं, वैसे वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। हाँ, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स भी होता है। राउल्ट्स लॉ जो हमारा बोलता है, राउल्ट्स लॉ में क्या है ना बच्चों, जो प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब ये प्योर वेपर प्रेशर नहीं है। प्योर को हम लिखेंगे पी नॉट के साथ। अगर मान लेते कंपाउंड ए है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो बराबर होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है ना सभी को, या फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी खा गए हो। मोल फ्रैक्शन का ए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन भी बोल सकते हैं।
और फिर कंपाउंड बी के लिए अगर हम लोग पकड़े तो सेम है, पी बी इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये है, ठीक है। पेज खत्म हो जा रहा है बार बार, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं भाई तुम्हारे सर का हैंडराइटिंग बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो इसलिए जज नहीं करने का भाई, तुम्हारे सर भी तुम्हारे एज के ही हैं, ठीक है। तो मैं भी शुरू कर दिया हूँ पढ़ाना, जिससे कि देश को आगे बढ़ा ले जा सके। और पसंद आए तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना भाई, तुम्हारा दिलदार भाई इतना मेहनत जो कर रहा है भाई, ठीक है ना। ठीक है, राउल्स लॉ हमने देख लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये सब होता है। तो इसमें जो टोटल प्रेशर आएगा जो सभी के रंग रंग में याद होता है, पी ए प्लस पी बी। पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और सभी को पता है मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम दूसरे फॉर्मूला को डेराइव करेंगे, एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, इस चीज़ को यहाँ ले जाके पुट कर दो तो ये और एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें और एक इक्वेशन आएगा, तो वो आप सभी के लिए होमवर्क है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन नोट है, ज़्यादा इक्वेशन में फोकस नहीं करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट में फोकस करेंगे ज़्यादा, ठीक है। अभी पढ़ते हैं आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आइडियल सोल्यूशन में ही हम लोग राउल्स लॉ वो सबको यूज़ करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है, जो डेविएशन दिखा देते हैं, असल में उसी चीज़ को कॉलिगेटिव मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल में डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो असल में नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल केसेस में जैसे आता है वही होगा, ठीक है। पहले हम आइडियल सोल्यूशन की बात कर लेंगे। अगर हम आइडियल सोल्यूशन में देखें तो जैसे कि हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला था, पी टी इक्वल्स पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, वैसे ही होता है। आइडियल सोल्यूशन में हम अगर उस चीज़ को देखें तो हम लोग वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। एक सोल्यूशन होता है जो 2 वोलाटाइल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वोलाटाइल, 2 वोलाटाइल मतलब सॉल्यूट भी वोलाटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। उस चीज़ में पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी यूज़ हो जाएगा। पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ये यूज़ करने से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन भाई यहीं पर तो ट्विस्ट आता है, आधे बंदों को समझ में ही नहीं आता है कि पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए को एक्स बी कब लिखना होता है। ये असल में मैं आपको समझाता हूँ, ये तभी लिखिए जब एक वोलाटाइल प्लस नॉन वोलाटाइल सल्यूट हो। नॉन वोलाटाइल सल्यूट हो तभी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते हैं। अगर दोनों वोलाटाइल हो तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट, मेनली नॉन वोलाटाइल सल्यूट ही होते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी लगा देंगे। ये इस फॉर्मूले का ही डेरिवेटिव है, मतलब मेन फॉर्मूले का ही डेरिवेशन से आता है। हाँ, तो इसमें ज़्यादा और चर्चा नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया, और इसका और एक भी फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। पी ए इक्वल्स टू, ये पी ए असल में टोटल प्रेशर ऑफ ए है, ठीक है, मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी। आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है भाई? आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल में उससे पहले डेल जी, जैसे कि आपको पता है डेल जी सोल्यूशन क्या होता है, नेगेटिव होता है ऑब्वियसली।
डेल एस सोल्यूशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है, सब में होता है। डेल एच क्या होता है? डेल एच मिक्स ज़ीरो होता है, डेल वी मिक्स ज़ीरो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। देखिएगा, आपको रिंगटोन की तरह समझ में आएगा कि सब नाम जैसे राइमिंग टाइप के, राइमिंग समझ रहे हैं, राइमिंग टाइप के, जैसे कि एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। देखा, हेक्सेन हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन। एग्जाम्पल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, आइडियल सोल्यूशन। बेंजीन, बेंजीन हमारा फेवरेट कंपाउंड। ठीक है, C6H6 सबको पता है। बेंजीन प्लस टोलुइन, टोलुइन, टोलुइन का फॉर्मूला पता है ना? बेंजीन रिंग और ऊपर में CH3। ठीक है, यह टोलुइन होता है। बेंजीन टोलुइन, हेक्सेन हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन, बेंजीन टोलुइन, ये सब जो राइमिंग टाइप के शब्द होंगे ना, वो ज़्यादातर आइडियल है। कुछ ऐसे भी राइमिंग टाइप के नहीं है, वो भी आइडियल है, लेकिन उनका उतना सिग्निफिकेंस एग्जाम्पल दिया नहीं हुआ है NCERT में। जो NCERT में दिया हुआ है यही सब दिया हुआ है। और एक फेमस जो एग्जाम्पल आता है, जो हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है, वो है ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन। ठीक है, C2H5Br प्लस C2H5Cl, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन। ठीक है, अब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन फटाफट फटाफट पढ़ेंगे भाई। नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है भाई, देखते हैं। पॉजिटिव मतलब डेल एच डेल वी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझा है तो डेल एच डेल वी पॉजिटिव रख लेना है भाई। यह है इसका थ्योरम, डेल एच डेल वी पॉजिटिव। इसमें डेल एच डेल वी नेगेटिव, डेल एच डेल वी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन CH3CO CH3, एसीटोन का फॉर्मूला, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। फिर CH2 एक है, CH2 प्लस एसीटोन, यह भी बहुत पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल बता देना। ठीक है, फिर नेगेटिव डेविएशन में आते हैं। नेगेटिव डेविएशन में अगर देखा जाए तो थोड़ा कलरिंग बदल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ब्लू ब्लू हो गया है। नेगेटिव डेविएशन की अगर बात करें, नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन में एक एग्जांपल होता है एसिड प्लस वाटर। कोई भी एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ही पकड़ना, एसिड प्लस वाटर, यह नेगेटिव डेविएशन होता है, जैसे कि HCl H2SO4। दूसरा एग्जांपल होता है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस CHCl3 प्लस एसीटोन कर लेना, एसीटोन फॉर्मूला पिछले स्लाइड में लिखा चुका हूँ, देख लेना अगर याद ना रहे तो। यहाँ पे नोटिस करने की बात है, देखिए ये क्यों होता है। CHCl3 में स्ट्रक्चर देखते हैं, CHCl3 में स्ट्रक्चर अगर देखें और एसीटोन CH3 COCH3 में अगर हम इसको स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये ऊपर CH3, जो ये जो ऑक्सीजन है ना, नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है? देखिए ये लोग जब अलग अलग कंपाउंड है, इनिशियली तो ये मस्त है अपने में, लेकिन बाद में इन दोनों में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना है। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के संभावनाएं हैं। ये लोग आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनमें नेगेटिव डेविएशन आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं एजियोट्रॉप। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एजियोट्रॉप में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, नहीं बोलो तो भी आ जाता है। एजियोट्रॉप बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आधे बच्चों को समझ में नहीं आता, क्यों पता नहीं। मेरे को भी पहले समझ में नहीं आता था, 2-3 बार पढ़ा एकदम क्लियर हो गया। एजियोट्रॉप कुछ भी नहीं है, बाइनरी मिक्सचर। दो कंपाउंड के मिक्सचर है, ठीक है। बाइनरी मिक्सचर हैविंग हैविंग इसके बाद सुनना, हैविंग के बाद, ठीक है। सेम कॉम्पोजिशन, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन मतलब दोनों लिक्विड लिक्विड में होना चाहिए, गैस गैस में होना चाहिए, या फिर सॉलिड सॉलिड में होना चाहिए। बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, एक सेकेंड, सॉरी, मतलब मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन उनका सेम होना चाहिए। कॉम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे अगर देखें तो कॉम्पोजिशन देखते हैं, टू मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड, एक लिक्विड में होना चाहिए, एक वेपर फेज में होना चाहिए, लिक्विड एंड वेपर फेज, एंड बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क कर लीजिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें दो तरह के एजियोट्रॉप होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कुछ भी नहीं है, जुद्दू पुद्दू बातें हैं भाई, इसमें कुछ भी 30 मार्क वाली कोई भी चीज़ नहीं है। एक सेकंड, हाँ, मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या होता है, मैक्सिमम मतलब उल्टा कर देंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मिनिमम उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मैंने ऐसे याद रखा था भाई, अभी भी याद रखा हूँ, नीट दूंगा 27 में, देखते हैं क्या होता है। आप सभी के लिए मेरा भी रिवीजन होगा, आप सभी का भी भला हो जाएगा भाई। हाँ ठीक है, तो अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले ही, बहुत पहले इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स भी होता है, ये तो सभी को पता चल गया था प्रीवियसली। यहाँ पे जो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन लिखते हैं वाई ए बराबर क्या होता है, पी ए मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई टोटल प्रेशर, ठीक है। वाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी बाई पी टी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में ज़रूर से लिख के रखना, ये याद रखना ही है, भूलना नहीं है, ठीक है। हाँ, पिछले में और एक पॉइंट मिस हो गया था, वो भी बता ही देता हूँ। जो डाइविंग अपैरेटस होता है ना, डाइविंग जो अपैरेटस होते हैं, उसमें 11.7% हीलियम होता है, ठीक है। 56.2% नाइट्रोजन होता है और 32.1% ऑक्सीजन होता है। ये बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है, एक आध बार नीट में भी आ गया था, नीट 2023 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2023 में आ चुका है। अभी नीट रीनीट में भी आ सकता है, फिर नीट 2027 भी आ सकता है, आप जब भी देखते हैं तभी आ सकता है। और एक भी है राउल्स लॉ जो है ना, राउल्स लॉ जो है वो एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ क्या है, हेनरी लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। डिप्रेशन नहीं, पहले तो एलिवेशन कर लेंगे ना, डिप्रेशन क्यों होना है, पहले तो हम एलिवेट होंगे, बाद में डिप्रेस होंगे, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पहले इस सब की चीज़ें में बात कर लेते हैं। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका शुरुआत में फॉर्मूला बता देता हूँ, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी बी को हम लिखते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी। देखिए, एलिवेशन हो रहा है ना, इसलिए टी बी पहले लिखेंगे, जो कि मतलब फाइनल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, और टी नॉट बी इनिशियल जो है। डेल्टा टी बी
एलिवेशन हो रहा है इसलिए टीबी ज़्यादा होगा, इसलिए पहले लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो होगा, एक सेकंड, अरे ये बार बार चेंज करना पड़ता है भाई। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका अच्छा, इसका डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन है तो इसका डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एलिवेशन हो रहा है ना, तो इसका ग्राफ टी नॉट बी है, ठीक है, मान लीजिए। और ये जो एलिवेशन होगा ये टी बी होगा, तो ऐसा ग्राफ होता है कुछ, ठीक है। मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ये थोड़ा मेरे मेरे को याद नहीं है अभी, तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला था ना, एलिवेशन के बाद डिप्रेशन होता है। तो जब पैचअप होता है और ब्रेकअप होता है तो पहले एलिवेशन होता है, बाद में डिप्रेशन होता है, ठीक है। पैचअप के टाइम एलिवेशन और ब्रेकअप के टाइम डिप्रेशन। डिप्रेशन डिप्रेशन सबको ही डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन जिसको डिप्रेशन नहीं होता है वही जीतता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मेरे को आज तक कभी डिप्रेशन हुआ नहीं है और आगे भी होने की गुंजाइश तो नहीं है भाई। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू केफ, केफ इंटू एम, सिंपल मोलालिटी, ये भी मोलालिटी है, ठीक है। और डेल्टा टी एफ डिप्रेशन हो रहा है ना, तो टी नॉट एफ पहले रहेगा माइनस टी एफ, मतलब फाइनल जो होगा वो बाद में रहेगा। सिंपल, याद कर लो आराम से, बिल्कुल। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्यों पता नहीं आधे बंदों को तो समझ में नहीं आता, हमारे स्कूल में किसी को पता ही नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस होता क्या है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, आधे बंदों को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, पाई इक्वल्स टू सी आर टी लिखते हैं, मैं एम आर टी लिखता हूँ, मेरे फेवरेट एम आर टी। एम मतलब यहाँ पे मोलैरिटी, मोलैरिटी फॉर्मूला रटना नहीं है, एम आर टी होगा, ठीक है। और आर ज़्यादातर समय 0.083 लीटर पर एटीएम में होता है, तो वो याद रखना है। हाँ, अभी ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस लास्ट कॉन्सेप्ट में आ चुके हैं। ऑस्मोसिस को समझ लेंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप समझ आ जाएगा। ऑस्मोसिस होता क्या है, देखिए, ये थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये मान लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट से समझा रहा हूँ, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे लो है, तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। या ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट फ्लो करता है, ठीक है। फिजिक्स का और बायोलॉजी का पता नहीं, लेकिन ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में सॉल्वेंट का ही फ्लो होगा। सल्यूट इतने बड़े पार्टिकल हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कैसे फ्लो करेंगे भाई। सॉल्वेंट मतलब ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का ही फ्लो होगा। सॉल्वेंट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट हाई होगा तो सॉल्यूट लो होगा, सॉल्वेंट लो होगा तो सॉल्यूट हाई होगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। सॉल्वेंट जहाँ हाई होगा वहाँ से सॉल्वेंट जाके लो कंसेंट्रेशन में ऑफ सॉल्वेंट में चला जाएगा, ठीक। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस इसका उल्टा तो नहीं है, उल्टा नहीं है भाई। रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर पी एक्स्ट्रा लगा रहे हैं इस सॉल्वेंट के फ्लो को ब्लैक फ्लो कराने के लिए, सॉल्वेंट के फ्लो को बैक फ्लो जब कराएंगे ना, तभी उससे रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। उल्टा ही मान लीजिए, ठीक है, उल्टा ही मान लीजिए अभी तो, क्योंकि उल्टा मानना ठीक नहीं है, इसमें प्रेशर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा तभी जाके रिवर्स होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में आधे बंदों को प्रॉब्लम आती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर में आधे बंदों को मौत आ जाती है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए, प्रेशर अप्लाइड, ये मान लीजिए टंकी है भाई, यहाँ से पास कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई
टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फ्लो नहीं होने दे रहा है, मतलब इतना ही प्रेशर अप्लाई कीजिए कि जिससे सॉल्वेंट फ्लो रुक जाए, मतलब ऑस्मोसिस ना हो। इतना भी प्रेशर अप्लाई मत कर दीजिए कि रिवर्स फ्लो कर जाए सॉल्वेंट, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही प्रेशर अप्लाई कीजिए जितना रिक्वायर है सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए। खेल ख़त्म। बस इतना ही है भाई इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ सकता। मैंने जितना पढ़ा है मैंने अपने नोट से पढ़ा है भाई। इसके बाहर एक भी चीज़ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यही है अपन का तगड़म। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। यही जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी मैंने जो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाना होता है वो भी समझा दिया। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट तो आप बना ही नहीं सकते। हाँ, और एक जो फार्मूला होता है ना, के बी का फार्मूला, के एफ का फार्मूला, वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। वो जे एडवांस के लिए हो सकता है। वो कभी भी अनहेल्थी यूज़ मत कीजिए, वो बहुत ही फालतू चीज़ है। ठीक है, और एक चीज़ होता है ना, वो मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया। छोटा सा पॉइंट है, 1 मिनट में बता दूंगा। जो एजियोटॉप ऑफ HNO3 होता है ना, HNO3, वो उसका HNO3 वाटर, एसिड वाटर जो होता है, ये क्या एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन, तो फिर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप होगा। इसका जो 68% एजियोट्रॉप में 68% HNO3 होता है। ठीक है, और बॉयल करता है 393.5 मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही तक था। आगे देखते रहिए, आगे आप लोगों के लिए सीरीज़ पे सीरीज़ डालते रहूँगा मैं, और मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपने रिवीजन के लिए और आप लोगों को भी सटीक रिवीजन देने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे, रिवीजन अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़, और एक लाइक भी दबा देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आगे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहे फ्री में बिल्कुल। तो सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए, अलविदा लेने का वक्त आ गया। बाय।